नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो चली हैं, जिसके मद्देनजर सभी पार्टियां अपनी कमर कस मैदान में उतर चुकी हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुमाऊं दौरे के दौरान 6 वादे किए गए हैं। उन वादों से एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। आज हमारी बहस का मुद्दा वही 6 वादे होंगे और मेरे साथ बहस में मौजूद हैं कमलेश उनियाल जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह, आम आदमी पार्टी से यूथ विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार और बेरोजगार युवा बबलू मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस चर्चा में, इस बहस में। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी हमारे इन सभी गेस्ट का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस बहस में। सवाल मैं कांग्रेस से करना चाहूंगी। सवाल मेरा यही कि चुनाव जो है वो अब नजदीक है, तो कांग्रेस की क्या रणनीतियां हैं आगामी चुनाव को लेकर? हम कांग्रेस के कार्यकर्ता आज जमीनों पर है, क्योंकि जो भाजपा की सरकार सत्ता पे है, केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, उन्होंने युवाओं को छलने का काम किया है। नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, उन्होंने 2014 में कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे और 7 वर्ष से अधिक नरेंद्र मोदी को सत्ता में रहते हुए हो गया है और इस हिसाब से 14 करोड़ युवाओं को आज रोजगार होना चाहिए था। लेकिन पिछले ही वर्ष कोरोना के दौरान लगभग 2 करोड़ युवा रोजगार हो चुके हैं। हम बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदलने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ युवाओं को छलने का काम किया है। इन्हें युवाओं से, महिलाओं से, मातृशक्ति से, किसानों से और जो गरीब जनता है, आम जनता, उससे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। तो जो देश की जनता, राज्य की जनता इस भाजपा की सरकार से त्रस्त हो चुकी है और आने वाले समय में, क्योंकि उत्तराखंड युवा प्रधान देश है, यहाँ पे 65% से अधिक युवा है, तो आने वाले समय में युवा है अपने मत का प्रयोग करके इस जो जनविरोधी सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। चलिए गुरप्रीत जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अब हम चलते हैं प्रवीण कुमार जी के पास। प्रवीण कुमार जी, मेरा सवाल आपसे कि आम आदमी पार्टी चुनाव को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय हो गई है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं पार्टी की चुनाव को लेकर? देखिए, तैयारियां तो बहुत हैं। उत्तराखंड जो राज्य है 21 साल का राज्य बन चुका है और लगातार एक बार दोनों पार्टियों ने यहाँ पे शासन किया है। एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, और फिर एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। कई वादे इन लोगों ने युवाओं से किए, यहाँ के लोगों से किए। और अगर आप बात करें 2012 की, तो 2012 में भी रोजगार मैनिफेस्टो में एक अहम मुद्दा था। वही 2017 में वापस रोजगार मैनिफेस्टो में फिर एक मुद्दा था और आज 2022 में हमें फिर उसी मुद्दे पे जाकर के चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो ये बताता है कि दोनों जो लोग, ये जो दल रहे हैं, ये कितना नाकाम रहे हैं युवाओं को रोजगार देने में, यहाँ से पलायन को रोकने में। तो आम आदमी पार्टी उस तीसरे विकल्प की तरफ लोग देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी को कि तीसरे विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ, पूरी एक ब्लूप्रिंट तैयार करके हर चीज़ को लेकर के, चाहे वो मुद्दा बिजली का रहा हो, चाहे वो मुद्दा स्वास्थ्य का रहा हो, चाहे वो मुद्दा रोजगार का रहा हो, हर चीज़ का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके आप आगे चुनाव में जाने का काम करेगी। चलिए, तो अब रोजगार को लेकर, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त बेरोजगार एक युवा भी जुड़े हुए हैं, बबलू जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने क्या कुछ उम्मीदें रखी थी बीजेपी से, क्योंकि वो सत्ता में आने से पहले यही वादा किया करती थी कि हम रोजगार देंगे, तो ऐसे में आपके पास रोजगार नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या सोचकर आपने बीजेपी को चुनाव दिया, जिताया था, वोट दिया था? सबसे पहले तो मैं बात करूंगा बेरोजगारी। आपने बहुत अच्छा मुद्दा रखा है बेरोजगारी का। उत्तराखंड के अंदर मैं मेडिकल लाइन से हूँ और जीएनएम कोर्स मैंने किया हुआ है और बेरोजगार हूँ इस समय। उत्तराखंड की अगर मैं स्थिति की बात करूँ, मैंने 2020 में एक आरटीआई लगाई थी जिसमें मैंने नर्सेस की कंडीशन पूछी थी, सरकारी अस्पतालों में कितनी सरकारी नर्सेज हैं। तो आरटीआई में जो मुझे जवाब मिला वो मिला कि 746 स्टाफ नर्स पूरे उत्तराखंड में टोटल है। और बात करें 746 स्टाफ नर्स है और आईपीएचएस इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के अनुसार 10,500 नर्सेज की जरूरत थी। पिछले साल 2020 में कोरोना आया, उस टाइम पर नर्सेज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, लेकिन सरकार ने आईपीएचएस के मानकों को छोड़िए एक भी नर्सेज की जो है रिक्वायरमेंट फिल नहीं की। 12 दिसंबर 2020 को 2621 पदों पर नर्सेज की नियुक्ति पदों पर जो है विज्ञप्ति निकाली गई। आज 9 महीने, 12 सितंबर को 9 महीने कंप्लीट हो गए हैं, ये 10वां महीना स्टार्ट हो गया, आज तक ये भर्ती नहीं पूरी की गई है। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। क्यों बदल दिए गए? उनकी पेंशन, उनके भत्ते, वो सब कुछ कहाँ से? हमारी जेब से तो जा रहा है। हमें मिल तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन हमारी जेब से आप कोई सा भी टैक्स ले लीजिए, वो हमारी गर्दन काट के लिया जाता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ क्या करा,
बेरोजगारों की गर्दन काटने का काम किया है सरकार ने। कोरोना के टाइम पर जहां हॉस्पिटल खोलने चाहिए थे, जहां एनआईसीयू बनने चाहिए थे, जहां आईसीयू में फैसिलिटी देनी चाहिए थी, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने चाहिए थे, जहां पर वेंटिलेटर होने चाहिए थे, वहां डीजी हेल्थ में 12-12 लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा, जो आज भी सड़ने के लिए फेंकी गई है डीजी हेल्थ में। 18 अगस्त को मेरा डीजी हेल्थ घिराव था, मैंने वहां पर देखी, आज भी वो गाड़ियां वहां सड़ रही है। वो क्यों पैसा बर्बाद किया गया? कोरोना काल में 197 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया शराब कारोबारियों के। क्या शराब कारोबारी आपके इतने चाहिए थे? आप रोजगार देते बेरोजगारों को, आप बेरोजगारों के लिए कुछ करते? आपने सिलेंडर इतने महंगे कर दिए, आपने महंगाई आज इतनी ज्यादा कर दी, हम कहाँ जाएं? रोजगार के नाम पर तो आपने हमें बिल्कुल बेवकूफ बना के रख दिया है। और कांग्रेस की भी मैं बात करूंगा, कांग्रेस ने इस पूरे कार्यकाल में 2017 से लेकर अभी तक सिर्फ मौन साधा और कुछ नहीं किया है। विपक्ष था, हमें उम्मीद थी कि विपक्ष कम से कम विरोध करेगा, कांग्रेस ने बिल्कुल भी विरोध नहीं। चलिए मैं आपके पास आऊंगी। अगला सवाल मेरा गुरप्रीत जी से। अभी इन्होंने जैसे कहा कि कांग्रेस ने भी विपक्ष के तौर पर कोई काम नहीं किया और वाकई इन 4.5 सालों में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई, कांग्रेस पूरी तरह से नदारत रही है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, ये बातें इनकी बेबुनियादी बातें मेरे मित्र की। हमने क्या बोलते विपक्ष की पूरी भूमिका निभाई है। हमने जगह जगह चाहे महंगाई को लेकर प्रदर्शन हो, चाहे कोरोना के दौरान राज्य सरकार और केंद्र सरकार का फेलियर हो, चाहे भर्ती में घोटालों की बात हो, हम हर जगह से, और हमने अभी कुछ ही दिन पूर्व हमारी युवा कांग्रेस ने मुख्य क्या बोलते विधानसभा घेरी थी। हम कोई भी आम जन के मुद्दे हो, युवाओं के मुद्दे हो, उत्तराखंड की आवाम के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर लेकिन ये तो भूमिका अब आप निभाने लगे हैं, इससे पहले 4.5 साल में आपने कहीं से कहीं तक भी कहीं नजर नहीं आई कांग्रेस, क्योंकि विपक्ष की जो भूमिका होती है वो एक लोकतंत्र राज्य में, एक लोकतांत्रिक देश में अहम मानी जाती है। और ऐसे में अब चुनाव का वक्त नजदीक है तो आप सड़कों पर उतर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, तो ऐसे में जनता आप पर भी भरोसा क्यों करे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जब से ही सरकार आई, सरकार नहीं रही, कुछ समय हमने सरकार को दिया काम करने का, जो उन्होंने घोषणा पत्र में जो बातें गई थी हमने कुछ समय उनको दिया कि कुछ समय तक अपनी बातें पूरी करें, लेकिन जब वो बातें पूरी नहीं कर पाई तो पिछले 4 सालों से कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे प्रदर्शनों के माध्यम से हो, वो जनता की मांग को उठाते रहा है। पिछले दो वर्ष तो कोरोना के कारण कुछ धरना प्रदर्शन अधिक संख्या में नहीं हो पाए, लेकिन हमारी युवा कांग्रेस ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन किया। और हमने जमीनों पर भी, हम चाहे उस विधानसभा घेरना कार्य हो, चाहे मंत्रियों के आवास घेरना कार्य हमारे द्वारा किए गए हैं, और आने वाले समय भी कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ती रहेगी। मैं प्रवीण कुमार जी के पास आऊंगी, उनकी बातों का वो क्या जवाब देना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि भाई विपक्ष के तौर पर उन्होंने पूरा मौका दिया बीजेपी सरकार को कि भाई वो कामकाज करे, और अब वो जब कामकाज नहीं कर पाई तो अब वो सड़कों पर उतर रहे हैं। आप इस बात से कितना सहमत रखते हैं? क्या यही विपक्ष की भूमिका होती है? नहीं, उत्तराखंड में सभी जानते हैं कि कांग्रेस को और मित्र विपक्ष कहा जाता है। वो अभी तक कहीं पर भी इस तरीके से धरना प्रदर्शन जो कहा जा रहा है वो चुनावी वर्ष में ही नजर आ रहा है। इससे पहले लगातार वो लोग शांति नजर आ रहे थे। मेरा कहना केवल इतना है कि अगर कांग्रेस ने सचमुच में काम किया है उत्तराखंड में रोजगार को लेकर के, तो 2012 में जो मुद्दे उनके थे, 2012 में उनका मेरे पास मैनिफेस्टो पड़ा है, मैनिफेस्टो की उनकी मेरे पास कॉपी है 2012 की। 2012 में उनका था कि घोषणा पत्र में कहा गया कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो बेरोजगारों का प्रतिमाह भत्ता बढ़ा करके 1500 रुपये कर दिया जाएगा। बेरोजगार महिलाओं के लिए 2200 रुपये होगा। सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया जाएगा। ये 2012 का था। 2017 में जब चुनाव होते हैं तो दोबारा घोषणा पत्र आता है और 2017 में फिर वही चीजें आ जाती हैं कि पर्यटन को बेमिसाल बनाने का वादा किया जाता है। अगले 5 सालों में विभागों में 33% महिलाएं होंगी, युवाओं को स्मार्टफोन और 1 साल तक फ्री डाटा कांग्रेस देगी। तो ये 2012 की स्थिति और 2017 की स्थिति, मतलब 2012 से लेकर के 17 तक कांग्रेस की सरकार रही जी। उसके बाद भी वो रोजगार देने की बात करते हैं, युवाओं को स्मार्टफोन देने की बात करते हैं, 33% महिलाओं का बात करते हैं। तो कहाँ है? जमीन पे तो कहीं से कुछ नजर नहीं आता है, जमीन पे तो कहीं से कहीं तो कुछ नजर नहीं आता। इसीलिए लोग आज तीसरे विकल्प की तरफ देख रहे हैं। जितने लोग हैं, लोग परेशान हैं। हमारे बेरोजगार भाई यहाँ बबलू जी ने बात कही जी। तो वो चीजें जमीन पर कहाँ हैं? अगर जमीन पर वो चीजें हैं तो बबलू भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर हमारे गुरप्रीत भाई झूठ बोल रहे हैं। अब देखना जनता को है कि सच कौन बोल रहा है। गुरप्रीत जी जवाब दीजिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब 2002 में हमारे उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित सरकार आई तो तिवारी जी के नेतृत्व में, चाहे वो सिद्धार्थगंज हो, हरिद्वार हो, सेलाकुई हो, काशीपुर हो, रुद्रपुर हो, सिडकुल की स्थापना की, जिसमें 10 लाख से अधिक उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिला। नहीं, गलत आंकड़ा है, गलत आंकड़ा है आपका। उसके बाद 2012 में पुनः हमारी सरकार आई, 2012 में हमारी सरकार आई तो 1.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया हरीश रावत जी की सरकार में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ
साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया गया, पैराग्लाइडिंग की जो पिथौरागढ़ में बढ़ावा दिया सर गया। एक मिनट रुकते हैं, आंकड़े सही से ले लेते हैं जी। प्रवीण जी बोलिए, आंकड़े आप बता रहे थे, आंकड़े बताइए। नहीं, ये गलत आंकड़ा ये बता रहे कि उत्तराखंड के इतने युवाओं को रोजगार दिया गया। जब यह बात हुई थी 2002 में, जब ये सिडकुल की स्थापना की गई थी, तो कहा गया था कि 75% जो आरक्षण होगा वो उत्तराखंड के युवाओं का होगा, 25% बाहर का होगा। आप आज की डेट में चले जाइए सिडकुल में जाकर के आप रिपोर्टिंग कर लीजिए, यहां पर 75% नहीं, लगभग 25 से 30% युवा काम कर रहा है, और वो भी 5 से 7 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है। इससे लेबर का काम कर रहा है उत्तराखंड का युवा। 75% पे आज तक कोई बात ही नहीं हुई है। जितने भी ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सारे के सारे या तो यूपी से हैं या बिहार से हैं। हमारे उत्तराखंड का युवा आज के दिन में भी यहाँ से उठ करके दिल्ली जाकर के होटल में काम करने के लिए मजबूर है, या फिर हम सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था कि 8 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आपको आप मानिए, आप आज की डेट में भी मानिए, आप आज की डेट में भी मानिए कि दिल्ली युवाओं को केजरीवाल जी उत्तराखंड में आते हैं, गुरप्रीत जी 6 महीने के अंदर 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया गुरप्रीत जी पिछले 7 सालों में आप ये आरटीआई बताती है सिर्फ 440 युवाओं को रोजगार दिया गया। गुरप्रीत जी आप ये बात मानते हैं? बीजेपी आम आदमी पार्टी पर तो बोला कि उनके जो आंकड़े हैं वो 440 हैं और 8 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की, लेकिन आप कितने लोगों को रोजगार दिला पाए उसका सही से आंकड़ा आपके पास नहीं था। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ तो सरकार थी, उसमें हमारे जो उद्योग मेरे मित्र जी ने मेरी आवाज जिसमें रोक दी। जो उद्योग तिवाड़ी जी द्वारा लगवाए गए थे 2012 से 2017 में जब पुनः हमारी सरकार आई, उस सरकार में उस उद्योगों को बढ़ावा देते हुए 1.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। 1.5 लाख युवा उत्तराखंड के युवा थे? 1.5 लाख युवाओं को 1.5 लाख युवा उत्तराखंड के ही युवा थे। जो 75% की बात की गई है, क्या वो सिडकुल में आज 75% लोग उत्तराखंड के ही नौकरी कर रहे हैं? ये आंकड़ा है आपके पास में? आंकड़ा देखिए, अब हम इस बात को कह रहे हैं कि जो पुनः सरकार हमारी आएगी तो क्या गुरप्रीत जी आप इस चीज को मानते हैं कि वो 1.5 लाख युवा उत्तराखंड के ही हैं? इतना सा सवाल। नहीं, युवा 1.5 लाख युवा के मगर नहीं कह सकते उत्तराखंड के, अधिकतर संख्या उत्तराखंड की युवाओं की है। नहीं, गलत ये गलत। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उत्तराखंड के युवा यहाँ पे रोजगार पे हैं 5000 से 7000 एक युवा। अगर सरकार भी बात करते हैं, देश है आज 1.25 करोड़ उत्तराखंड की आबादी है, 65% युवा है, तो युवा कहाँ है? कहाँ युवा? दिल्ली में जाकर के रोजगार कर रहा है। दिल्ली में जाकर के आज के आपके पलायन का अगर आप आंकड़ा उठा करके देखेंगे तो यहां से लगभग 65% जो युवा है वो रोजगार के लिए पलायन करता है, रोजगार के नाम पे पलायन करता है। उस पे 20% मेरे ख्याल से 20 या 21% का आंकड़ा है जो शिक्षा के लिए पलायन कर रहा है। कहां पर है आपकी सरकार ने क्या किया है पिछले 21 सालों में? आप भी 10 साल रहे हैं, आज भी शिक्षा के लिए पलायन होता है, आज भी स्वास्थ्य के लिए पलायन होता है, आज भी रोजगार के लिए पलायन हो रहा है। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, अगर उत्तराखंड का सबसे ज्यादा युवा रोजगार के लिए कहीं जाता है तो वो दिल्ली जाता है और दिल्ली में उसे रोजगार मिलता है। सरकारी रोजगार की बात करें और आप रोजगार की बात करें, मिलता है। पिछले कोरोना के फेलियर में देख लिए कितना युवा उत्तराखंड वापस आया है ना, यानी रोजगार था। पार्टी की सरकार दिल्ली में थी और क्या 32 रोजगार युवाओं की थी, रोजगार था। स्थिति कोरोना में फेलियर देख चुकी है, पूरा देश देख चुका है। आपका वो फेलियर केवल दिल्ली का नहीं था, दिल्ली का नहीं था, और सबसे पहले दिल्ली में आकर के काम हुआ। यूपी फेलियर था, हुआ जो आपके पूरे देश का युवा दिल्ली में जाकर के काम करता है, दिल्ली ही रोजगार देती है सब लोगों को, वो वहां का है। देखिए ना, दिल्ली देती है। दिल्ली में 7 सालों में युवा के रोजगार की 7 सालों में कितनी बुरी हो गई है। हम इस बात को बात 7 साल में शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली ने बहुत तरक्की करी, वो कई युवाओं को रोजगार मिला, वहाँ स्ट्रक्चर बढ़े। लेकिन इतना रोजगार देने के बाद भी कांग्रेस जो है खाता भी नहीं खोल पाई दिल्ली में। जब आप कह रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि खाता तक नहीं खुल पाया कांग्रेस का? जनादेश था, जनादेश को हमारी पार्टी ने स्वीकार किया। कुछ ना कुछ हमारी पार्टी की कमियां रही होगी जिस वजह से हमारी पार्टी का वहाँ खाता नहीं खुल पाया, लेकिन हमने जनादेश को स्वीकार किया। लेकिन आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा जनादेश दिल्ली की जनता ने दिया, तो उसके बदले दिल्ली जनता के साथ क्या किया इन्होंने? दिल्ली की जनता ने 2 बार दिया है जनादेश, रिकॉर्ड रहा है। आप वहां पे अगर जाकर के बात करें तो वहां पे रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाते हैं विधायक। देखिए ना, 2019 में आपको आम आदमी पार्टी को क्या मिला? अगर आपको आम आदमी पार्टी इतना ही काम किया 2019 दिल्ली की जनता ने, तो उसको आम आदमी पार्टी को उसका क्या रिजल्ट दिया? 2019 संसदीय चुनाव अलग होते हैं और आपके विधानसभा चुनाव अलग होते हैं। चुनाव में अगर आप ऐसे कंपैरिजन करेंगे तो नगर निगम में कहाँ हैं आप? आपकी ये तो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। आप जनता को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं? लेकिन देखिए, इतना भारी मैंडेट आपको दिल्ली की जनता ने दिया। हम स्वीकार रहे हैं कि जो पिछले विधानसभा चुनाव थे उसमें दिल्ली की जनता ने हमें जनादेश नहीं दिया। उसमें कहीं ना कहीं हमारी पार्टी की जो पॉलिसी थी, जो हमारी पार्टी, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है, उसका खमियाजा हमारी पार्टी को भुगतना पड़ा है। लेकिन
कांग्रेस आज भी अपनी जो कांग्रेस की पॉलिसी है उसके साथ खड़ी हुई है, जनता के साथ खड़ी है, जनता के सुख दुख में। आप मानते हैं ना कहीं पॉलिसीज फेल हुई हैं जिसी वजह से जनता ने आपको नकारा है? पॉलिसीज तो फेलियर है। वही बात हम उत्तराखंड को लेकर के कर रहे हैं। हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, हम लोग उत्तराखंड में रोजगार की बात कर रहे हैं। शायद उत्तराखंड को लेकर के भी हम वही बात कर रहे हैं कि आज अगर आम आदमी पार्टी को यहाँ पे जनता सहयोग दे रही है, जनता उसके साथ जाने के लिए तैयार हो रही है, तो उसका रीजन केवल एक है, कांग्रेस और बीजेपी की नाकामी। जनता को सहयोग नहीं दे रही। आपकी रुद्रपुर में सभा हुई थी, वहां बाद में जो आपके कोई आपके नेता वहां पे लेबर को लाए थे, बाद में दिहाड़ी लेबर ने नारेबाजी करी कि भैया नहीं, वो तो सोशल मीडिया पे उस पे तो चर्चा, उस पे तो सोशल मीडिया पे चल रही है चीजें, उस पे तो रिपोर्ट भी की गई है, FIR की गई है उस पे। एक तो हल्द्वानी की जनता ने इस चीज पर भी हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि आखिर क्या था वो मुद्दा, क्योंकि उस वक्त आम आदमी पार्टी काफी सुर्खियों में आ गई थी कि भाई जो है युवाओं को, मतलब लोगों को यहाँ पर दिहाड़ी पर रखा गया है। देखिए, इस तरीके के मुद्दे हर जगह पर निकल करके आ जाते हैं। जो विपक्षी लोग होते हैं, विपक्षी पार्टी के लोग होते हैं, या अपनी पार्टी में ही कुछ लोग इस तरीके के होते हैं, तो वो लोग इस चीज को हाईलाइट करके लेकर के गए। हल्द्वानी में अगर आपने देखा होगा, अभी 2 दिन पहले केजरीवाल जी की रैली हुई थी, आपने देखा होगा वहां पर किस तरीके की भीड़ थी, किस तरीके का जन समर्थन था। अगर आप देहरादून की रैली की बात करें, वहां पर किस तरीके की भीड़ थी, किस तरीके का जन समर्थन, अपार जन समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ की जनता दोनों पार्टियों से देख देख करके परेशान हो चुकी है। वो चाहती हैं कि उत्तराखंड में बदलाव हो। जो दिल्ली मॉडल आम आदमी पार्टी ने डेवलप किया है, जिसे पूरा विश्व मानता है, पूरा देश जिसको फॉलो करता है, आम आदमी पार्टी का वही दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में भी आए। केजरीवाल जी उत्तराखंड में भी आए, यहाँ के युवाओं को भी रोजगार मिले, यहाँ भी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, ये सारी चीजें। प्रवीण जी, आप ये तो बताइए, सिर्फ 440 युवाओं को रोजगार मिला, और कोरोना के दौरान दिल्ली की आप सरकार ने पोर्टल बनाया था जिसमें 13,27,061 लोगों ने अप्लाई किया, उसमें सिर्फ मात्र 3896 लोगों को नौकरी मिली। और केजरीवाल जी कहते हैं 23,165 युवाओं को, क्या केजरीवाल जी 5,000 महीना भत्ता दे रहे हैं? मुझे दिल्ली के युवाओं को तो रोजगार भत्ता दे रहे हैं, उसके बाद उत्तराखंड के युवाओं को आगे चलने का काम करें। गुरप्रीत जी, आप ये मानते हैं कि उत्तराखंड से जो जितने भी बेरोजगार यहाँ से जाते हैं वो कहाँ रोजगार पे के लिए जाते हैं? दिल्ली में। आप उस आंकड़े पे बात नहीं करते, वो आंकड़ा जो है वो बात की। आप मुझे केवल इतनी सी बात बता दीजिए कि उत्तराखंड का सबसे ज्यादा युवा अगर रोजगार के लिए जाता है तो कहाँ जाता है, मुझे ये बता दीजिए। दिल्ली वो राज्य है या नहीं है? योग्यता के हिसाब से दिल्ली का देश के विभिन्न राज्यों में, प्रदेश में तक जाकर काम कर रहा है। और योग्यता, अगला सवाल ले लेते हैं क्योंकि सवालों का दौर शुरू हो गया, तो फिर एक सवाल और ऐड कर देते हैं इसमें, यही कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो अभी 6 वादे करके गए हैं कुमाऊं दौरे पर। जब वो आए थे तो उन जो वादे उन्होंने किए हैं, उन वादों को क्या समझती है कांग्रेस? उन वादों को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है, और क्या लगता है क्या वो जो वादे हैं वो उत्तराखंड की जनता को लुभा पाएंगे? मतलब उत्तराखंड की जनता उन वादों पर विश्वास करेगी? मुझे लगता है उत्तराखंड की जनता मामूली विश्वास नहीं करी, क्योंकि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की जो चेहरा उजागर हो चुका है, इन्होंने 5,000 भत्ते की बात करी। मैंने भत्ते वाली बात से बताई 13 लाख। सर, हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में आप देखिए, मुद्दा हमारा उत्तराखंड है सर, मुद्दा हमारी जो पार्टी का डिबेट है वो उत्तराखंड को लेकर है। तो अच्छा होगा कि हम उत्तराखंड के युवाओं की बात करें। मैं आपको ये कह रहा हूं ना, उत्तराखंड का युवा कांग्रेस और भाजपा को परवीन जी बता रहे देश वाले, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में नहीं है। आम आदमी का प्रदर्शन जहां ये राज्य कर रहे हैं, जहां इनकी सरकार है, उसी के आधार पर हम देखा जाएगा कि आम आदमी पार्टी जो अपने मैनिफेस्टो में जो बातें लाती है, बातों को पूरा करती है, नहीं करती है। जो इन्होंने उत्तराखंड में जो पोर्टल की बात करी, जो पोर्टल इन्होंने दिल्ली में बनाया, उसमें उस पोर्टल में भी 13 लाख से अधिक युवा बेरोजगार है। क्या युवाओं को 5,000 महीना भत्ता दे रही है? ये आम आदमी पार्टी के मित्र हमारे बताए। ये हर घर रोजगार की बात करते हैं, इन्होंने दिल्ली में हर घर रोजगार दिया। ये 6 माह में 1 लाख रोजगार देने की बात करते हैं। आज 7 साल से ऊपर दिल्ली में इनकी सरकार को हो गया और मात्र 440 लोगों को इन्होंने रोजगार दिया। जब ये दिल्ली में जहां इनकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, इतना तगड़ा मैंडेट इनको मिला, उसके बावजूद दिल्ली में रोजगार नहीं दे पाए। क्या उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दे पाएंगे? ये रोजगार सवाल आपसे दाग रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हैं जो गुरप्रीत भाई ने कही हैं कि एक तो 5,000 रुपये वाली बात कही है, तो मैं इनको याद दिला दूं कि 2012 में जब चुनाव का मैनिफेस्टो तैयार किया गया था, तब 1,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की बात की थी और 2,200 रुपये महिलाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई थी। तो वो भत्ता अगर इनके हिसाब से सही है, अगर वो भत्ता मिला है, ये तो हो चुका है ना, हम तो देंगे वाली बात कर रहे हैं, हम तो भविष्य की बात कर रहे हैं कि हम लोग। दिल्ली में इस तरीके की घोषणाएं नहीं हुई थी गुरप्रीत जी,
दिल्ली में इस तरीके की घोषणाएं नहीं हुई थी। और मैं आज की डेट में भी कहता हूं कि अगर सबसे ज्यादा रोजगार पूरे देश में कोई सरकार वो दे रही है तो वो दिल्ली की सरकार दे रही है। आज की डेट में भी 440 रोजगार जो आप दे रहे हैं, आप ये आरटीआई एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का वो आंकड़ा दे रहे हैं ना, मैं आपको वो बता रहा हूं जो प्रैक्टिकल आंकड़ा है। मैं आपकी ये बात बता रहा हूं कि यहाँ का आंकड़ा आपको दे रहा हूं कि उत्तराखंड का ज्यादातर युवा जाकर के वहां पे रोजगार पे लगा है। जो यहाँ पे बेरोजगार है, जो यहाँ से पलायन होकर के जा रहा है, जो आपकी सरकारों से परेशान होकर के दूसरे राज्यों में जाकर के नौकरी के लिए जा रहा है, उसको सबसे ज्यादा रोजगार दिल्ली की सरकार दे रही है। दिल्ली के लोग अगर आपके यहाँ पे किसी पे भरोसा कर रहे हैं यहाँ के लोग, तो वो दिल्ली की सरकार पे भरोसा कर रहे हैं। आज दिल्ली में जाकर के युवा काम कर रहा है, और वही दिल्ली का युवा जिनको आप कह रहे हो ना कि 440 लोगों, वही दिल्ली में उत्तराखंड का युवा अरविंद केजरीवाल जी से मिलकर के कहता है कि आप आकर के उत्तराखंड में चुनाव लड़िए, कि इन दोनों पार्टियों ने हम लोगों को किस तरीके से हमारी हालत कर दी है कि हमें उठ करके होटलों में आकर के काम करना पड़ रहा है। यहाँ पे वही युवा अरविंद केजरीवाल जी के पास जाकर के इस सिस्टम की बात करता है। ये आप बात कह रहे हैं कि 5,000 रुपए। चलिए अगला सवाल बेरोजगार से ले लेते हैं कि उन्हें किस पर यकीन है कि कौन उन्हें रोजगार दे सकता है। बबलू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगला सवाल आप ही से कि आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस, आपको रोजगार किससे मिल सकता है? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दो बार सत्ता में आ चुकी हैं और हर बार उनका एक ही एजेंडा होता है और उनके मैनिफेस्टो में जो बढ़ चढ़ कर बात की जाती है वो पलायन और रोजगार की जाती है। तो आपको क्या लगता है किसे मौका मिलना चाहिए और कौन इन वादों को पूरा कर सकता है? उत्तराखंड में अगर बात करें, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। उत्तराखंड में अगर बात करें, आम आदमी पार्टी आज नहीं आई है जी। मेरे हिसाब से जब इन्होंने प्लान किया होगा तो काफी पहले से इन्होंने प्लान कर लिया होगा। कोरोना में किसी भी चीज का विरोध मैं आम आदमी पार्टी से भी काफी उम्मीदें करता था, लेकिन इन्होंने भी कोई यहाँ पर, चाहे महंगाई है चाहे बेरोजगारी है, किसी भी मुद्दे को अभी तक नहीं उठाया है। मैंने काफी लोगों से इस मामले में बात भी करनी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी, पूरे उत्तराखंड की बात बता रहा हूँ, पूरे उत्तराखंड भ्रमण पे हूँ, पूरे उत्तराखंड में मैं भ्रमण कर चुका हूँ, कहीं पर भी आम आदमी पार्टी कोई भी मुद्दा नहीं उठा रही। एटलीस्ट आप मुद्दा तो उठाओ। यहाँ क्या नहीं, यहाँ सब कुछ खत्म कर दिया गया है। क्यों ऐसा क्या हो गया कि आप विपक्ष, मतलब जो सत्ता में है उसके खिलाफ कुछ बोलने से इतना डर रहे हैं? कैसे आप यहाँ पर कैसे राज करेंगे? कैसे आप यहाँ पर अपनी पार्टी का एक भी सीट लेके आएंगे? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी से आम आदमी पार्टी डर रही है, आवाज नहीं उठा पा रही? बिल्कुल सीधी सी बात है, डर रही है। बबलू जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। उसका रीजन ये है कि आम आदमी पार्टी ये सारे जो चीज़ें हैं इनको बना करके इस पे ऐसे ही आकर के दावे नहीं करती है, ऐसे ही आकर के वादे नहीं करती है जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी ने वादे किए हैं। हर चीज़ को पूरा रिसर्च करके उसके ऊपर उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद ला करके उसको बताया जाता है कि हम इस तरीके से चीज़ों को करेंगे। आप देखेंगे जब पहली बार अरविंद केजरीवाल जी आए, पहली घोषणा के बाद दूसरी घोषणा लाने में उनको लगभग 1.5 महीने का टाइम लगा। उसका रीज़न ये था कि उस पर पूरी रिसर्च की जाए, इसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए, उसके आधार पे आकर के काम किया जाता है। यहाँ पे हवा में काम नहीं होता। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको टोकूंगा यहाँ पर, ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। उत्तराखंड की जनता और दिल्ली की जनता में मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा। दिल्ली की जनता उत्तराखंड की जनता से बहुत एक्टिव है हर मामले में। उत्तराखंड के लोग बहुत सीधे साधे, कहा जाता है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग बहुत सीधे साधे, पहाड़ी लोग हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं, और वो जो है, मैं आपको बताता हूँ, वो ये चीज देखेंगे कि धरातल पर कौन हमारे लिए कुछ कर रहा है। सीधी सी बात है। अभी मैं आपको बता दूं, ठीक है कांग्रेस ने कुछ टाइम से काम नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने बहुत सारी जगह विरोध किए हैं, उस चीज को मैं एग्री करता हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी मुझे कहीं पर भी, मैं भी 18 अगस्त को मेरा एक धरना था, डीजी हेल्थ गिराव था, देहरादून में भी हमने बहुत सारे लोगों से मिलकर बात की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहीं पर भी ये कोशिश नहीं की कि कितना अन्याय यहाँ के लोगों के साथ हो रहा है हम जान लें। आपके पास, ठीक है, आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर रखा है। आप मुझे बताइए ना कितनी बेरोजगारी है यहाँ पर, कितने लोगों के साथ अन्याय हुआ है, कितने लोगों, जब 197 करोड़ रुपए जो है इनका माफ किया गया, क्यों नहीं इसका विरोध किया गया? शराब कारोबारियों का 197 करोड़ रुपए माफ करने की जरूरत क्या थी? आपको 12 लग्जरी गाड़ियां आज भी वहाँ डीजी हेल्थ में सड़ रही है, क्यों नहीं आम आदमी पार्टी के लोग वहां पर गए? बिल्कुल गए। आपको हमारी जेब से गया है वो पैसा, हम टैक्स भर रहे हैं, और लोग बोलते हैं कि फ्री में वैक्सीन लग रही है। कौन दे रहा है हमको फ्री में वैक्सीन? हमारी जेब काट के हमको बोलते हो कि हमको फ्री में वैक्सीन। कोई इस बात को ये सवाल तो बीजेपी देखिए आपको, आप बबलू जी आपको शायद मालूम नहीं है आपने, या फिर आप थोड़ा सा अवेयर नहीं है।
अभी कुछ दिनों पहले अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे तो रोजगार को लेकर के, रोजगार में भ्रष्टाचार को लेकर के कर्नल साहब ने एक अच्छी खासी मुहिम छेड़ी थी। आपको याद होगा, उनको 8,497 रुपए का एक रोजगार आउटसोर्सिंग कंपनी ने उनको, और उसको लेकर के उन्होंने चलाया था, उसको विरोध हुआ है। बीच में 2 बार कर्नल कोटियाल साहब को पकड़ करके अरेस्ट किया गया विरोध पे, 2 बार विरोध करने में, और आप कह रहे विरोध नहीं हो रहा। यहां पर भी आपसे पहले नर्सिंग के यहाँ पे कुछ साथी लोग जो नर्सिंग में एएनएम के ग्रुप के लोग यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार जी के साथ बैठ करके चर्चा की है, उनका पूरा लेकर के शिष्टमंडल जाकर के मिला है। आपको इस बारे में नहीं जानकारी है? मैं तो यानी कि आपको बता रहा हूँ 12 दिसंबर को जो भर्ती आई, आज 12 दिसंबर 2020 को जब भर्ती आई, 3 बार एग्जाम कैंसिल हो गया, आज तक भर्ती क्लियर नहीं हुई है। आज भी वो भर्ती कसम लटकी हुई है, करें ना करें। 3 मुख्यमंत्री उस भर्ती को करने के लिए चेंज कर दिए गए हैं। भाजपा का विरोध नहीं करेगी, आपको बता रहा हूँ। आज भाजपा की ही भी पार्टी है, इन्होंने कहीं भी ये बात मित्र विपक्ष, ये बात मित्र विपक्ष कह रहा है कि खुल करके विरोध मत कीजिए। नहीं, देखिए हमारे पास एक भी विधायक नहीं है, अभी एक भी विधायक नहीं है। विपक्ष, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस, आपने आपकी भूमिका क्या रही बताइए? मैं बता रहा हूँ आपको। काल में इतनी जो भाजपा सरकार की थी, दुर्दशा थी हॉस्पिटल को लेके, आपका एक कार्यकर्ता, आपका एक नेता, आपका कोई भी प्रतिनिधि कहाँ था? एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने, चाहे लंगर बांटने का काम हो, चाहे ऑक्सीजन मुहैया कराने का काम हो, चाहे अस्पतालों में लोगों की मदद करने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। ये आप कार्यकर्ताओं ने किया। किस हिसाब से आप इस चीज को कह रहे हैं कि कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था? क्या केवल सोशल मीडिया में चेहरा दिखा देने से, केवल सोशल मीडिया में चेहरा दिखा देने से, केवल न्यूज़पेपर में आकर के एक दर्जन केला बांटने से, अगर आप कहते हैं दिल्ली का बजट 20 करोड़ था, आप केजरीवाल जी उसको एडवर्टाइजमेंट का 500 करोड़ पे ले गए। अरे सर, वहां तो एडवर्टाइजमेंट 500 करोड़। मैं बता रहा हूँ आपका ना, दिल्ली में काम कर रहे हैं, दिल्ली की बात है, उसको सोशल मीडिया नहीं, दिल्ली की बात जरूर होगी। नहीं, मैं दिल्ली की बात ही बता रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात ही बता रहा हूँ, उत्तराखंड की जनता, मैं दिल्ली की बात ही बता रहा हूँ। के दम पे ही उत्तराखंड में सत्ता में आने की सोच रहे हैं आप। दिल्ली के मॉडल के हम लोग किसी के दिल्ली मॉडल के नाम पे नहीं, हम लोग अपने काम के नाम पे, हम काम के नाम पे दिल्ली मॉडल होगा, दिल्ली मॉडल की बात होगी। बरसातों में दिल्ली का हाल देख लिया, दिल्ली के एयरपोर्ट तक पानी घुस गया, तो वो किसके हाथ की पानी में? यही तो सोशल मीडिया, गुरप्रीत जी परवीन जी को बोलने का मौका तो दीजिए। यही तो सोशल मीडिया की कमी है कि आप दिखा रहे हैं वो पूरा का पूरा एमसीडी का है। अगर आप देखेंगे, एक बड़े चैनल ने इस बात को बताया है कि वो सारी की सारी कमियां, रोड पे जो पानी जमा होना है, ये सारा का सारा काम एमसीडी के अंडर में आता है, एमसीडी के अंडर में आता है, और 99% एमसीडी बीजेपी के हाथ में है। आप लोग उसको इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की कमी है। आप देखेंगे वो एमसीडी का विरोध दिल्ली में किया, क्यों नहीं किया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने काम किया है, जमीन पे काम किया है। इस वजह से आम आदमी पार्टी 2 बार आई है वहां पे, और आप लोगों ने काम नहीं किया, इसीलिए वहां पे 0 पे है। और ये हालात आप लोगों के यहाँ पर भी होने वाले हैं। उत्तराखंड में भी आपको बिल्कुल पता लगेगा, उत्तराखंड में भी आपको ये सारी चीजें नजर आने लग जाएंगी। उत्तराखंड में भी आपकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। आप गुटबाजी से बाहर निकलेंगे, उसके बाद ही आप जाकर के आम विपक्षी दलों की तो बात ही, विपक्षी दलों की बात ही नहीं है। कोई गुटबाजी नहीं है, सब पूरे आपको बहुत अच्छी, हाँ, वो रामनगर में वो सारी चीजें नजर आई थी, परिवर्तन यात्रा में रामनगर में बहुत अच्छे से वो चीजें नजर आई थी। दूसरी जगह कुछ नहीं हुआ रामनगर परिवर्तन यात्रा में, ये तो मीडिया ने सारी चीजें दिखाई है, लोगों ने देखी है, जनता को गुमराह करने की बात है। जनता ही बिल्कुल पूरा दिल बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को इस बार लेकर के आएगी सत्ता में। आम आदमी पार्टी, दो लोगों ने जिस तरीके से उत्तराखंड प्रदेश को लूटा है, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, इन लोगों के बीच में आपस में रहा है कि एक बार तुम आ जाओ, एक बार हम आ जाएं, फिर तुम आ जाना, फिर हम आ जाएं। और इस तरीके से हम, जब इन लोगों ने जितने मुद्दे उठाए थे, सत्ता में आने के बाद एक बार भी उन मुद्दों पे काम नहीं हुआ। इन्होंने कहा था, स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे खुल करके, स्टिंग में हरीश रावत जी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने कहा था NH-74 को लेकर के वो किया जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ढांचा को लेकर के अभी हाल ही में जब कांग्रेस में हरक सिंह रावत थे, उन्होंने कहा कि मैंने उनको बचाया करके,
मेरी वजह से वो बचे। भाजपा में हाँ, है। तब तो कांग्रेस में ही थे, तब कांग्रेस में ही रह करके बचाया था, तब कांग्रेस में रह करके ही कहा ये कि मैंने बचाया था उनको हर स्टिंग ऑपरेशन में। तो ये सारी चीजें एक एक करके एक एक बार आकर के हम लूटे, फिर तुम लूटो, फिर हम लूटे, इन लोगों को बेरोजगारी। चलिए सवाल बदल देते हैं सर, सवाल बदल देते हैं। एक सवाल पर बहुत लंबा घमासान हो चुका है। मैं गुरप्रीत जी आपसे कहना चाहूंगी, आपने तो कह दिया कि मुख्यमंत्री जो मतलब आम आदमी पार्टी है वो कहीं नहीं है उत्तराखंड में, लेकिन फिर भी जिस तरह से आम आदमी पार्टी दमखम के साथ में मैदान में उतर रही है, क्योंकि अगर हम देखें उत्तराखंड में चुनाव की अगर हम बात करें तो अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी तिरंगा संकल्प यात्रा के तौर पर लोगों के बीच में जा रही है, आप परिवर्तन यात्रा के तौर पर जा रहे हैं, और बीजेपी जो है वो जन आशीर्वाद के तौर पर लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने कामकाज को दिखा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी कितनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है आप लोगों के लिए, कांग्रेस के लिए अगर हम बात करें तो? चुनौतीपूर्ण नहीं है जी, ये आप देखिए हर पार्टी का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो चुनाव में भागीदारी करे, इसलिए आम आदमी पार्टी भी आ रही है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और ये कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। अब आम आदमी पार्टी का अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ लिए, उनका स्वागत है उत्तराखंड में। अच्छा। लेकिन उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है कि वो आने वाले 2022 के चुनाव में कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। ये मैं इस पे बताना चाहूंगा कि अभी जब इनके नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे गणेश गोदियाल जी, तो गणेश गोदियाल जी का जब कार्यभार ग्रहण करने का बात थी तो उस वक्त में हरीश रावत जी ने सबसे ज्यादा, भाजपा से भी ज्यादा निशाना आम आदमी पार्टी पे साधा था। अगर आम आदमी पार्टी नहीं है, कहीं पर नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है, तो क्यों हरीश रावत जी भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं? उसी तरीके से ये लोग मन ही मन में तो डरे हैं, लेकिन खुल करके इस बात को कहने में इन लोगों को अभी भी नहीं, बिल्कुल इतिहास है, बिल्कुल इतिहास है, लेकिन ये डरने वाली कोई बात बिल्कुल इतिहास है। अंदर ही अंदर इन्हें भी मालूम है कि इनकी गुटबाजी इनको हराएगी, आम आदमी पार्टी मजबूती से लाएगी। आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस में गुटबाजी है तो उसमें देखिए हम आम आदमी पार्टी के लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में छोटी मोटी बातें लग रही थी। अगर इसको आम आदमी पार्टी गुटबाजी के रूप में देखकर अपने आप को उत्तराखंड के धरातल में बढ़ता हुआ मान रही है, ये छोटी मोटी गुटबाजी तो नजर नहीं आती सर, ये छोटी मोटी गुटबाजी तो नजर नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर सबकी, हरीश रावत जी की अलग एक पार्टी है, और अगर हम बात करें यहाँ पर हर एक की अलग अलग पार्टी है। कोई कहता है कि भाई हम इससे चुनाव लड़वाएंगे। अगर हम यहाँ से विधानसभा, हल्द्वानी के विधानसभा से भी अगर हम बात करें, यहाँ की विधानसभा में भी सुमित हृदयेश को एक दल कहता है कि सुमित हृदयेश को जो है वोट मिलेगा, एक दल कहता है कि नहीं भाई आप दीपक बिलोटिया जी को दीजिए, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने अपने आप को प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं। तो गुटबाजी तो सर है, और इस गुटबाजी को आप मामूली गुटबाजी नहीं कह सकते, और ये बढ़ चढ़कर सामने आती रही है। कांग्रेस में व्यक्ति अपने टिकट के लिए दावेदारी कर रहा है, चाहे दीपक बिलोटिया जी है, चाहे सुमित हृदयेश जी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको टिकट देगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता उसके साथ मजबूती से खड़ा, उसको चुनाव लड़ाएगा। लेकिन आपने कहा ना कि ये जो गुटबाजी है ये मामूली सी गुटबाजी है सर, वक्त में ये गुटबाजी बहुत बड़ा रूप लेती हुई नजर आती है। अगर किसी एक सीट से 2 या 3 दावेदार है, अगर आप उसको गुटबाजी का नाम कहेंगे तो भी गलत है ना सर। ये गुटबाजी नहीं, समय समय पर पार्टी में जिस तरह से 2 दल बन जाते हैं, जो एक दल एक को सपोर्ट करता है, एक दल एक को सपोर्ट करता है। एक दल है कांग्रेस के, हमारे गणेश गोदियाल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, पीतर सिंह जी हमारे सीएलपी लीडर है। ये तो खाली कहने की बात है। अगर आप मीडिया के साथ या विपक्षी दल इसको 2 दल या 3 दल का नाम रहे तो हम कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस पार्टी एक दल है और गणेश गोदियाल जी हमारे अध्यक्ष है प्रदेश के। ठीक है, खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब जनता आप पर कितना भरोसा करेगी, क्योंकि जनता भी ये जानती है कि विपक्ष के तौर पर आप नदारद रहे हैं सर। 4.5 साल में आपने कहा कि भाई हमने तो बीजेपी को काम करने का मौका दिया, इसीलिए हम शांत बैठे हुए थे। शुरुआती 6 महीनों में मौका दिया, उसके बाद पिछले 4.25 सालों से हम लगातार जो भाजपा की गलत नीति है उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सर आपने बताया 4 साल से, लेकिन 4 साल पहले तो आप कहीं नजर नहीं आए। ये तो अभी जैसे जैसे चुनाव का दौर नजदीक है, आप सबको पर उतर आए। मैं आपके सामने अपने न्यूज़पेपर की कटिंगे और जो भी जो हमारे पास आई है वो आपको सामने लेकर आता। अगर आपको इस समय तो मैं आपको समय दोगे तो मैं मोबाइल खोल के आपको सब दिखा दूंगा। जो रोडों को उतरी, जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जो प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने कांग्रेस का विरोध और प्रदर्शन देखा है, अगर आप उसको एक सिरे से निकाल देंगे कि कांग्रेस ने 4.5 से कुछ दिया तो नाइंसाफी होगी, तो यह तो लगेगा आप किसी पार्टी के भ्रष्टाचार को सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये तो हकीकत बता रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई है सर, इस चीज से कोई, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रही हूँ सर, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारा चैनल नहीं है, जनता का सर्वे है सर। जी, केंद्र सरकार का फेलियर हो, चाहे
चाइना बॉर्डर पे राज्य केंद्र सरकार की नाकामी हो, हर मुद्दे को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता रोडों पर उतरे हैं। सर कार्यकर्ता रोडों पर उतरे हैं, हमने कब मना किया कि नहीं उतरे, लेकिन ये अभी जब से चुनावी दौर नजदीक आया तब से कांग्रेस जागी हुई है। इससे पहले तो कांग्रेस ने कभी कितनी बार विधानसभा घेराव हो चुका है कांग्रेस के द्वारा? कितनी बार हो चुका है? देखिए आप डाटा युवा कांग्रेस कर रहे हैं, मैं आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं इस बात को, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि पिछले 5 सालों में दिल्ली की बात नहीं हो रही, बात उत्तराखंड की हो रही है। आप मुझे केवल दोनों का विरोध कर रहे हैं। हम उत्तराखंड में आपको मित्र विपक्ष कह रहे हैं, हम उत्तराखंड में आपको मित्र विपक्ष कह रहे हैं। आप मुझे बताइए कितनी बार आप लोगों ने विधानसभा का घेराव किया है, कितनी बार आप लोगों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया है, मुझे केवल बता दीजिए। अभी पिछले एक हफ्ते, हम 15 दिन पहले ये तो पहले ही कहा ना आपसे कि पिछले 6 महीने से आप लोग चुनावी मोड में आ रहे हैं। पिछले 4.5 सालों में मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड में, हल्द्वानी में उनकी यात्रा आई थी, हम लोगों ने उसका विरोध किया। लेकिन सर ये यात्राएं कितने टाइम, गुरप्रीत जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो यात्राएं हुई हैं ये कितने समय पहले से शुरू हुई हैं? ये एक छोटा सा सवाल। ये आपको बता रहा हूँ 2017 के जो लास्ट से ही हमने विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। गुरप्रीत जी 2017 से तो नहीं सर, 2017 से तो नहीं जी। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि कांग्रेस द्वारा केवल 4 या 5 बार अभी विधानसभा घेराव हुआ है पिछले 5 सालों में। पिछले घेराव किया आम आदमी पार्टी 6 बार घेराव कर चुकी है, जिसमें 3 बार तो आपके कर्नल कोटियाल जी अरेस्ट होकर के गए हुए हैं। एक बार आपका भ्रष्टाचार को लेकर के, नौकरी में भ्रष्टाचार को लेकर के आम आदमी पार्टी वो कर चुकी है। आप ये 4 महीने या 6 महीने 8 महीने जो भी आप कहें, 1 साल में, पिछले 1-1.5 साल से आम आदमी पार्टी ने जहाँ पे उत्तराखंड में तो अभी शुरू किया है। बबलू जी से ले लेते हैं। बबलू जी, अभी जैसा आपने सुना इन्हें कि इन्होंने कहा कि भाई हम विपक्ष के तौर पर खड़े रहे हैं, आप कितना सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि वाकई कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका निभाई है? देखिए कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है उत्तराखंड जी, मतलब कांग्रेस एक बहुत बड़ा नाम है और उत्तराखंड के अंदर सभी लोग कांग्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं जी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमजोरियां रही कांग्रेस की, ऐसा नहीं है, मैं नहीं इस चीज को एक्सेप्ट करूंगा कि कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरीके से अपना काम किया है। कहीं ना कहीं कमजोरियां रही है, कहीं ना कहीं सरकार को बिल्कुल तानाशाह बनने का मौका दिया है विपक्ष ने जी। और ये कहीं ना कहीं जो है लोगों को क्या है थोड़ा कमजोर करता है, ये चीज उनके विश्वास को तोड़ता है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर लोगों का विश्वास शायद अटूट रहा है। बिल्कुल। और कांग्रेस को मैं आज भी कह रहा हूँ, कांग्रेस को आज भी कुछ जो गलतियां की है उनको सुधारना चाहिए और कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बुरी स्थिति। आम आदमी पार्टी आज उत्तराखंड में आई है, ठीक है, और जैसे अभी प्रवीण जी कह रहे थे कि हमारा कोई विधायक नहीं है, विधायक होने से कुछ नहीं होता है भाई, कहीं पर आप गलत देखोगे उसका विरोध करोगे ना, विधायक बनने का थोड़ी ना इंतजार करोगे आप। सही बात है, उसका विरोध करना पड़ेगा। बबलू जी मैंने आपसे ये कहा, जब आप थोड़ी सी जी बबलू जी, हाँ थोड़ी सी देखिए जब आप उत्तराखंड के अंदर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो आप हर एक चीज देखिए ना, यहाँ पर बेरोजगारी कितनी है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरीके से यहाँ लूट खसूट हो रही है। आज प्राइवेट हॉस्पिटलों में देख लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल से जो है रेफर कर दिया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल से लूट खसूट के आदमी को बर्बाद कर दिया जाता है। क्यों नहीं चीजों का विरोध होता है? मैं जवाब रखी, लेकिन कांग्रेस से आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कांग्रेस ने इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में वो किया है, विरोध किया है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कमियां की है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने हर जगह बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया, मैं बबलू जी की बात कमियां हैं जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ बबलू जी। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हो, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ये करना नहीं, बिल्कुल बबलू जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं केवल आपको यही बताना चाह रहा था कि हम लोग जो आम आदमी पार्टी जो है वो पूरे ब्लूप्रिंट के साथ, पूरे तैयारी के साथ किसी बात को आकर के सामने रखती है कि अगर हम करेंगे, अगर हम ये बात को कह रहे हैं तो हम करेंगे, और कैसे करेंगे इस चीज को भी सामने रखती है। अगर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टोकूंगा, मैं कांग्रेस के गुरप्रीत जी को भी थोड़ा सा मैं एक संज्ञान दिलाना चाहूंगा। 2019 में उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई चली थी जी, प्रमोशन में आरक्षण खत्म करो जी, और उसके एवरेज में ये कहा गया था कि 1 हफ्ते में बैकलॉग के पदों को भर दिया जाए। बिल्कुल, वो शायद 1 हफ्ता आज तक नहीं पूरा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो क्या मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि वो 1 हफ्ता आप जल्दी पूरा करवाएंगे? क्या वो भर्तियां कभी होंगी
कि उनको खत्म कर दिया जाएगा। बीच में हरक सिंह रावत जी की एक स्टेटमेंट आई थी कि बैकलॉग के पदों को खत्म करके नई तरीके से सारे पद सृजित किए जाएंगे। बिल्कुल यही चीज है मैं तो कहना, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है बीजेपी एक ऐसी गवर्नमेंट हो गई है जो आरक्षण विरोधी भी नहीं कहेंगे, आरक्षण की दुश्मन हो चुकी है, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से। बिल्कुल खत्म कर दो इन लोगों को जी। तो क्या जो उत्तराखंड में आरक्षित वर्ग है, क्या वो कहीं अपने को सुरक्षित महसूस करेगा किसी के कार्यकाल में? क्या आप उन लोगों की भी लड़ाई लड़ेंगे? आज आपके पास वो आंकड़े हैं कि कितने बैकलॉग के पद रिक्त हैं। 2016 में नर्सेज की बैकलॉग की भर्ती भरी गई, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, क्या आपके पास वो आंकड़े हैं? बिल्कुल। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, जो सीमांत क्षेत्र है उनको ओबीसी घोषित कर दिया गया। किस बेस पर आपने ओबीसी घोषित कर दिया उन क्षेत्रों को? कोई तो आपका बेस होगा जी। बिल्कुल। आपने बोल दिया कि जो सीमांत क्षेत्र है वहां पर विकास नहीं हो रहा। क्या सिर्फ जनरल के आदमी का विकास नहीं हो रहा था? SC ST OBC का विकास हो रहा था वहां पर? विकास तो किसी का भी नहीं हो रहा होगा। तो फिर आपने सिर्फ जनरल के बंदे को उठा के ओबीसी की कैटेगरी में रख दिया, बाकी लोगों का क्या? उनको क्यों छोड़ दिया मरने के लिए? उनके लिए भी कुछ फैसिलिटी करते। इसका क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूं, मुझे किसी पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं ये चाहता हूं सिस्टम से काम करें, गलत तरीके से काम ना करें। जो गलत हो रहा है उसको गलत कहें, जो सही हो रहा है उसको सही का साथ दीजिए। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल बात है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये कहा गया कोरोना में, मैं आपकी बात नहीं करूंगा, बीजेपी पार्टी की बात करूंगा कि राशन दिया गया, हमारी जेब से दिया गया वो राशन। हम हाउस टैक्स भरते हैं, हम रोड टैक्स भरते हैं, हम बिजली का बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, और टैक्स की बदौलत ये लोग खा रहे हैं सारे नेता। आज ये हमको आंखें दिखाते हैं हम तुम्हें फ्री में दे रहे हैं। क्या फ्री में दे रहे हैं? कांग्रेस के टाइम पर कम से कम 25 किलो गेहूं मिल जाया करता था और 20 किलो चावल मिल जाया करता था, चीनी मिलती थी। अच्छा। आज तो हमें भीख के तौर पर 2.5 किलो गेहूं वो चावल दिया जाता है, 5 किलो गेहूं दिया जाता है, उस पर कहा जाता है फ्री में दे रहे हैं हम तुमको। एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं हम पर, हमारा टैक्स है, हमारा हक है वो। बबलू जी, मैं आपके पास फिर आऊंगी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि हमारे साथ बीजेपी के जो हैं वो भी प्रवक्ता जुड़ने वाले थे, लेकिन वो टेक्निकल इशू की वजह से जुड़ नहीं पाए हैं। तो इस वजह से ये जो सवाल इन्होंने दागा ये बीजेपी पर था, लेकिन अभी बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है जुड़े हुए। जी, कांग्रेस पे भी था, क्योंकि जो इन्होंने बात करी ओबीसी वाली, उत्तरकाशी वाली, वो कांग्रेस की सरकार में हुआ था। अच्छा। कि उत्तरकाशी में जो ओबीसी पूरा का पूरा जिला घोषित कर दिया गया था, धारचूला ST किया गया था, और ओबीसी धारचूला को लेकर के था, उत्तरकाशी को भी ओबीसी किया गया था। तो ये कांग्रेस सरकार के टाइम पे ये किया गया था कि पूरे जिले को, सीमांत क्षेत्र को। तो ये सवाल कांग्रेस से भी था, बीजेपी से भी था। जी। कांग्रेस के टाइम पर ही जो है प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जी में जो है। गुरप्रीत जी, सवाल तो आपसे भी अभी बोला ना कि सवाल वो आप पर भी लागू होता है। अगर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद होते तो हम उनसे ये सवाल जरूर दागते, लेकिन अभी वो हमारे साथ नहीं है। तो हमारा सवाल आपसे कि आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, जो इन्होंने मुद्दा कहा है, जो सीमांत क्षेत्रों को ओबीसी में कर दिया, ये इसमें माननीय हरीश रावत जी ने जो निर्णय लिया, इसमें कुछ ना कुछ इनके पीछे इनकी सोच रही होगी। लेकिन अब क्या कहें, जनता का जनादेश 2017 में ऐसा आया कि जनता का जनादेश किसी वजह से तो आया होगा ना। सोच से देखिए, ऐसा है ना, सोच से किसी चीज का वो नहीं होता है ना। आप तथ्य रखिए ना। बिल्कुल यही बात है। ओबीसी किस बेस पर आप उस क्षेत्र को ओबीसी कर रहे हैं? मतलब वहां पर हम 3 लोग हैं, उसमें से आपको उठाकर कह दिया जाता है नहीं भाई इसको आरक्षण दे देंगे, बाकी ये लोग बेवकूफ हैं। तो कहीं ना कहीं आप तथ्य रखिए ना। चलिए, चलते चलते डिबेट का टाइम जो है वो खत्म हो रहा है, और अब आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी गुरप्रीत जी से। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि आप तथ्यों को लेकर आइए, और आप चुनाव में, मतलब जिस तरीके से कांग्रेस से लोगों की उम्मीदें थी, वो उम्मीदें जो है आप पूरी करिए। तो क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा में जो आपकी तैयारियां होंगी, क्या कुछ मुद्दे होंगे आपके जिन्हें लेकर आप जाएंगे जनता के बीच में? देखिए, हमारी मैनिफेस्टो कमेटी का काम चल रहा है, जो चेयरमैन है प्रभात जी, और उन्होंने जिला वाइज। तो क्या सर, जो मैनिफेस्टो के वादे 2017 में आपने रखे थे, वही वादे आप 2022 के चुनाव में भी रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उसमें काम चल रहा है। जो प्रभात जी उन्होंने जिला वाइज अपना भ्रमण स्टार्ट कर दिया है। हम युवाओं से, छात्रों से, महिलाओं से सबसे सुझाव मांग रहे हैं। सब जो उत्तराखंड की जनता की मांग होगी, जो यहाँ की युवाओं की मांग होगी, उस मांग के आधार पर ही जो उत्तराखंड की मांग होगी, जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति की मांग होगी, उस मांग के आधार पर ही जो हमारे आगामी चुनाव में मुद्दे रहेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए।
मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़े तीनों अतिथियों का, जिन्होंने हमारे साथ इतना कीमती वक्त हमारे साथ जो है दिया और इस बहस को एक मोड़ दिया। जिस तरह से आपने सुना कि सबने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए और कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं की भी आपने गुहार सुनी कि जिस तरह से आरक्षण खत्म किया जा रहा है वो हर एक पार्टी से है, ये सवाल किसी एक से नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबसे ये सवाल है। और आम आदमी पार्टी से भी, क्या अगर वो आएंगे तो क्या वो भी आरक्षण के लिए क्या काम करेंगे? हालांकि आम आदमी पार्टी ने ये किया है कि उत्तराखंड के लोगों को 80% तक आरक्षण दिया जाएगा और ये वादे तो बीजेपी और कांग्रेस ने भी किए हैं। अब धरातल पर ये वादे कितने सच होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।